गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अर्धवार्षिक के अंदर जो आपके 4 अध्याय नहीं आए थे तो हम पहले अब रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम उन अध्यायों से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके अर्धवार्षिक में नहीं आए थे। तो आज का अपना टॉपिक है या अध्याय है पारिस्थितिक तंत्र, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों के कुछ सवाल थे, हालांकि अपनी पुस्तक में पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम बहुत कम दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों ने अन्य स्कूल के जो मॉडल पेपर देखे थे उनके हिसाब से आप लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा था, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ कुछ वैज्ञानिकों के नाम सजेस्ट कर रहा हूं। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? तो सबसे पहले पारिस्थितिक शब्द दिया था एजी टेंसले। इनको सर एजी टेंसले भी कहते हैं। एजी टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया था। 1887 ईस्वी में फोबर्स ने माइक्रोकोज्म या हिंदी में अपन कहें पारिस्थितिक तंत्र के लिए सूक्ष्म विश्व शब्द दिया था, ठीक है। और 1887 में ही मोबियस ने इकोसिस्टम के स्थान पर इसे बायोसिनोसिस कहा था। और इसी प्रकार 1846 से 1903 तक रूस के वैज्ञानिक थे दोक्यासेव व सुकासेव ने बायोजिनोसिनोसिस, मोबियस ने बायोसिनोसिस और दोक्यासेव व सुकासेव ने बायोजिनोसिनोसिस शब्द पारिस्थितिक तंत्र के लिए इस्तेमाल किया था। 1944 में फ्रेडरिक ने पारिस्थितिक तंत्र के लिए होलोसिन शब्द दिया था और थीमैन ने बायोसिस्टम शब्द दिया था। लेकिन सर्वमान्य शब्द जो है वो क्या है? वो पारिस्थितिक तंत्र ही है या इकोसिस्टम ही है। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इको का मतलब होता है आवाज और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो पूरी पृथ्वी को यानी संपूर्ण पृथ्वी को ही हम पारिस्थितिक तंत्र मान सकते हैं। हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो एक प्रकार का इकोसिस्टम है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी जीव की, तो आप लोगों को पता है कि चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, शुरुआत जो है किसी भी जीव की वो किससे होती है? कोशिका से होती है। इसको हम संगठन के स्तर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिका का समूह जो है वो कहलाता है उत्तक जो है उसका समूह कहलाता है उत्तक तंत्र का जो समूह है वो कहलाता है अंग का जो समूह है वो कहलाता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र का समूह जो है वो कहलाता है शरीर या बॉडी, और शरीर का जो समूह है उसको हम कहते हैं जनसंख्या। और जनसंख्या का जो समूह है, जनसंख्या यानी भारत की जनसंख्या कितनी है या एक क्लास की संख्या कितनी है, वो क्या है? जनसंख्या। और जनसंख्या अलग अलग जीवों की संख्या हो सकती है। जनसंख्या के समूह को हम कह देते हैं समुदाय, और समुदाय के समूह को हम कह देते हैं क्या? पारिस्थितिकी, या इसको हम अंग्रेजी में एक शब्द देते हैं बायोस्फीयर। और पारिस्थितिकी के समूह को कह देते हैं मंडल, और मंडल के समूह को कह देते हैं जैव मंडल, और जैव मंडल की परिभाषा दे देते हैं वह स्थान जहां पर जीव रह सके, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल तो हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के ऊपर जीव रह सकते हैं, इसलिए
पूरी पृथ्वी को ही हम इकोसिस्टम मान सकते हैं। अब हम अगर इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा देना चाहें, शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया, किसी भी जीव के आवास का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोसिस्टम जो है वो अपने पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। इकोलॉजी, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी और इको का मतलब होता है आवास। और अपन जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जैविक और अजैविक घटक, दोनों घटक विद्यमान रहते हैं। तो इकोसिस्टम सिस्टम जो है वो तंत्र का निर्माण जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से होता है। तो प्रकृति में जब जैविक घटक, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी सजीव का निर्माण कोशिका से होता है, और कोशिका के अंतर्गत क्या है, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर सबसे बाहर की तरफ जो आवरण है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की बात करें तो उसमें कोशिका भित्ति और उपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। और कोशिका झिल्ली प्रोटीन, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, कोशिका भित्ति की अपन बात कर लें, सेलुलोज, पेक्टिन, ठीक है। उसके बाद में जो जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के घटक, जैविक घटक, प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक घटक विद्यमान रहते हैं। और जीवन को चलायमान रखने के लिए हमें जल या यूं कह दें कि वातावरणीय कारकों की भी आवश्यकता होती है, जिसमें आपका आ गया जल, आ गया सबसे महत्वपूर्ण, विभिन्न प्रकार की गैसें आ गई, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण आ गए, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। तो ये सब मिलकर, ये निर्जीव घटक मिलकर ही क्या करते हैं? सजीव घटक का निर्माण करते हैं। तो प्रकृति के अंदर सजीव व निर्जीव घटकों के आपस में अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। यानी प्रकृति में सजीव और निर्जीव घटक के आपस में अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप जिस तंत्र का निर्माण होता है उस तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब हम अगर बात करें पारिस्थितिक तंत्र की, तो पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के हम मान सकते हैं। मैं आपको चार्ट बना देता हूं, उसके हिसाब से आप समझिए पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की अगर अपन बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार? पहला हो गया अपना प्राकृतिक, दूसरा हो गया कृत्रिम। प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा अपने आप जो निर्मित होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और जब किसी भी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या बताया आपको? सजीव और निर्जीव घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं। या हम यूं कह दें कि सजीव और निर्जीव घटक एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें खनिज, पोषण, ऊर्जा का प्रवाह और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति एक जीव से दूसरे जीव में होती है। और एक तंत्र का निर्माण होता है जिससे सभी सजीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से एक तंत्र का निर्माण होता है, उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र में जब मनुष्य का हस्तक्षेप होता है तो उसे हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कह देते हैं। जिस प्रकार नीचे उदाहरण मैंने लिखे हुए उससे समझ सकते हो। उद्यान यानी कोई भी गार्डन, बाग का निर्माण करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे मनुष्य के द्वारा लगाए जाते हैं। उन पौधों के ऊपर कोई भी जीव निर्भर रहता है और पौधे लगाने पे मृदा और जल, अकार्बनिक घटक, विभिन्न प्रकार के खनिज, पोषण तत्व है पादप मृदा से अवशोषित करते हैं। तो इनके मध्य आपस में अंतःक्रिया होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो लेकिन इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है, इसलिए इसको कृत्रिम प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उदाहरणों में देखिए, उद्यान हो गया, कृषि भूमि यानी खेत, जो खेत में मनुष्य के द्वारा खेती की जाती है, फसल प्राप्त की जाती है, वो एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। सामाजिक वन, विभिन्न प्रकार के पौधे मनुष्य अपने लाभ के लिए लगाता है। बाग लगाता है, जैसे कश्मीर में सेब के बाग लगा दिए, ठीक है। बड़े आकार के पौधों का निर्माण करते हैं तब उसको सामाजिक वन कहते हैं। छोटे आकार के सजावटी पौधों का जब निर्माण किया जाता है तो उसे उद्यान कहते हैं।
एक्वेरियम आप लोगों को पता है, मछली का एक पॉट पैसे वाले लोग अपने घरों में रखते हैं जिसमें मछली का पालन किया जाता है। तो उसमें प्रकाश की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था सभी मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा होती है। एक्वेरियम, अंतरिक्ष यान में भी समस्त कार्य मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा ही होते हैं और उसमें मनुष्य जीवित रहता है। तो ये सभी क्या हो गए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण। उसी प्रकार प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक स्थलीय, दूसरा है जलीय। अब स्थलीय के अंतर्गत आप उदाहरण दे सकते हैं टुंड्रा, जो छोटे घास के आकार की वनस्पति पाई जाती है, टेगा, सवाना, एल्पाइन, ध्रुवों के ऊपर पाए जाने वाले छोटे आकार के घास, सब एल्पाइन, वर्षा वन, जहां वर्षा बहुत अधिक होती है वहां विकसित प्रकार के वन विकसित हो जाते हैं। जिस प्रकार अपना एक उदाहरण बनता है अमेजन के वर्षा वन जो है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न, मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल, दूसरा शुष्क मरुस्थल। उसके पश्चात पर्णपाती वन भी दो प्रकार के, उष्ण कटिबंधीय नम और उष्ण कटिबंधीय शुष्क, यानी जहां नमी की मात्रा अत्यधिक होती है और जहां नमी की मात्रा नहीं होती। इसी प्रकार जलीय पारिस्थितिक तंत्रों को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक अलवणीय जल और एक लवणीय जल। तो लवणीय जल का उदाहरण क्या हो गया अपना, महासागर या समुद्र। और अलवणीय जल को पुनः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन से, पहला है प्रवाहित जल, दूसरा है स्थिर जल। प्रवाहित जल के अंतर्गत अपना झरना, नदी, कोई भी नाला है जिसमें जल बह रहा हो, ये प्रवाहित जल के जलीय पारिस्थितिक तंत्र के, अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रवाहित जल के उदाहरण झरना, नदी, नाला। और स्थिर जल, जहां जल जो है वो चलायमान नहीं होता है, एक स्थान पे स्थिर रहता है। स्थिर जल के अंतर्गत तालाब है, सरोवर है, झील है या कोई गड्ढा है जहां पानी इकट्ठा हो रखा हो और वहां कुछ जीव रहते हो। तो इस प्रकार से ये अपना एक आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों का अध्ययन है। इसके पश्चात इस अध्याय में अपना पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य महत्वपूर्ण बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय से आपके एक बड़े आकार का प्रश्न यानी 4 नंबर का प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अंतर्गत भी दो घटक आते हैं, एक जो अजैविक घटक है यानी जिनमें जीवन उपस्थित नहीं होता और दूसरा अपना आता है जैविक घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अंतर्गत भी आप इस प्रकार से एक ग्राफ का ही निर्माण करेंगे। यहां हम लिख देते हैं अजैविक घटक। और आपको मैंने जीव विज्ञान पढ़ाना प्रारंभ किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी में अगर किसी शब्द के पहले ए लग जाए या अंग्रेजी में ए लग जाए, इसका मतलब वो चीज उसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो जैविक घटक यानी जिनमें जीवन उपस्थित होता है, और जीवन उपस्थित होने का मतलब क्या है कि उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है जिसका निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका में जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। तो यहाँ पे हम पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अंतर्गत, और संरचना शब्द के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया हुआ है कि जीव विज्ञान में जहां कहीं पर भी संरचना शब्द आ जाए इसका मतलब हमें उसका डायग्राम बनाना है और उसका वर्णन करना है। और किसी भी डायग्राम के वर्णन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि उस डायग्राम में जितने भी अपन लेबल करते हैं यानी नामांकित करते हैं, उन नामांकन के भागों का प्रत्येक भाग का आप 2 या 3 लाइनों में वर्णन कर दीजिए तो वो हो जाएगी उसकी संरचना। अर्थात संरचना में अपने को डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है और इसके साथ साथ उसका वर्णन करना है। यहां पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में क्या है, हमारे पास केवल शब्द ही है। तो अजैविक घटक, अजैविक घटकों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, अकार्बनिक घटक, यहां पर पुनः देखो ए लग गया है, इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ उपस्थित नहीं है। दूसरा कार्बनिक घटक
और तीसरा वातावरणीय घटक। वातावरणीय घटक तो तीन प्रकार के अपने अजैविक, पहला जैविक जिसमें जीवन उपस्थित हो, अजैविक जिसमें जीवन उपस्थित नहीं है। अकार्बनिक, कार्बनिक और वातावरणीय तीन भागों में अजैविक घटकों को विभक्त करते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में आप लोग देख लीजिए क्या क्या आता है। कार्बनिक पदार्थ में आ गया अपना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आ गया अपना वसा, तीसरा आ गया अपना प्रोटीन और चौथा विटामिन। लेकिन विटामिन आप लोगों को पता है कि विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, लेकिन विटामिन की मात्रा जो है वो अत्यंत कम मात्रा आवश्यक होती है, उन्हें हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी कह सकते हैं। तो अब अगर ये तो संरचना की बात होगी, अब यहां अपन जो कार्बनिक पदार्थ नहीं है उन सब की बात कर ले, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, ये सारे क्या आ जाएंगे अपने नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। कार्बनिक घटकों की परिभाषा देना चाहे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहली बात, कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक किसे कहते हैं या कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो CnH2ON, अर्थात अपन यो भी लिख सकते हैं CH2O का होल एन, इनसे इस सूत्र के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब संयुक्त रहते हैं तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वसा की परिभाषा भी यही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक, लेकिन वो इस सूत्र में निरूपित नहीं होते हैं। प्रोटीन आप लोगों को बताया हुआ है विभिन्न प्रकार के या अपन कह दें 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जब पेप्टाइड बंध से मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। वातावरणीय घटकों के अंतर्गत क्या आ जाता है? वातावरणीय घटकों के अंतर्गत देख लीजिए आप, सबसे पहले अपना प्रकाश, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही समस्त सजीव जीवन यापन करते हैं। प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा, आर्द्रता, वर्षण, ये समस्त घटक जो है वो क्या है? वातावरणीय घटक है। और अकार्बनिक, कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर अकार्बनिक। जैविक घटक, जैविक घटकों को अपन दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक होता है अपना उत्पादक। उत्पादक में हम केवल किसको लेते हैं? हरे पादपों को लेते हैं। हरे पादप या थीमेन, याद रखना वैज्ञानिक का नाम थीमेन ने इन्हें कन्वर्टर भी कहा है। कन्वर्टर जो क्या करते हैं या हिंदी में अपन कह देते हैं परिवर्तक। परिवर्तक किसे कहते हैं? जो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, पिछले साल अपन ने अध्याय पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा की सहायता से क्लोरोफिल जो पादपों में उपस्थित रहता है वो क्या करता है या हरे पादप क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। और पृथ्वी के ऊपर केवल मात्र अकार्बनिक हरे पादप जो है वो ही क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है, क्योंकि यही परिवर्तक होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। उपभोक्ता दूसरा घटक है जैविक घटकों का उपभोक्ता, जो हरे पादप या उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता को पुनः हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है सूक्ष्म उपभोक्ता। सूक्ष्म उपभोक्ता या इन्हें हम डीकम्पोजर्स या अपघटक भी कहते हैं, जिनका आकार बहुत छोटा होता है, हमें दिखाई नहीं देते। और दूसरा गुरु उपभोक्ता या बड़े आकार के उपभोक्ता जो उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की मृत्यु होने के पश्चात सूक्ष्म उपभोक्ता, आगे हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों की, तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है खनिज पोषण, मिनरल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है,
किसी भी उपभोक्ता या उत्पादक की मृत्यु होने के पश्चात ये इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और अपना पोषण प्राप्त करते हैं अवशोषण के द्वारा, और बाकी बचे हुए भाग को ये वायु में या मृदा में छोड़ देते हैं, जो पुनः उत्पादकों के और उपभोक्ताओं के काम में आ जाता है। अब उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ताओं को हम या गुरु उपभोक्ताओं को 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। अब देखिए द्वितीयक और तृतीयक में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को आप समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राथमिक जो हरे पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे हिरण है, खरगोश है, चूहा है। द्वितीयक जो प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ताओं को मांसाहारी कहते हैं, और तृतीयक उपभोक्ताओं को सर्वाहारी कहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता दोनों ही मांसाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, आप लोगों को याद रखना है, यानी तृतीयक उपभोक्ता भी मांसाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता भी मांसाहारी है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि तृतीयक उपभोक्ता जो है उसको खाद्य श्रृंखला की कड़ी में, खाद्य श्रृंखला की कड़ी क्या होती है? जिससे एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, तो इससे कोई भी पोषण प्राप्त नहीं करता। इससे पोषण कौन प्राप्त करता है? इनकी मृत्यु के पश्चात, यानी इन्हें हम टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। टॉप कंज्यूमर या उच्च उपभोक्ता, यानी उच्च उपभोक्ता को कोई भी जीव मारकर नहीं खा सकता है सामान्यतः, जैसे बाज है, शेर है। उपभोक्ता शाकाहारी, हिरण, खरगोश, गाय, ये सब क्या है? शाकाहारी, जो हरे पौधों के ऊपर अपने भोजन की आवश्यकता के लिए निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं, जो शाकाहारियों के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन इन्हें तृतीय उपभोक्ता के द्वारा खाया जा सकता है, इसलिए इनको उच्च उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा खाया जा सकता है, लेकिन तृतीय उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ताओं के द्वारा नहीं खाया जा सकता। ये इनमें एक माइनर या सूक्ष्म अंतर है, यानी तृतीय उपभोक्ताओं को हम उच्च उपभोक्ता कहते हैं, जो खाद्य श्रृंखला की कड़ी में किसी के द्वारा खाए नहीं जा सकते। तो ये एक प्रकार से हमारा क्या हो गया? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। और इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि एक 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, सीधा सीधा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।